हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम बिहार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज में हम लोग 1000 प्रश्नों को देख रहे हैं, बिहार जीके से संबंधित हैं। उनमें आज का सेट नंबर 6 है और इसके पहले 5 सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। उससे पहले पिछले वीडियो में जो आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था उसको देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया था पिछले वीडियो में कि कर्नाट वंशीय शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना था। बहुत से छात्रों ने इसका आंसर कमेंट भी किया है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिमरावगढ़, यानी कि कर्नाट वंश के शासकों की जो राजधानी थी वह सिमरावगढ़ थी, सिमरावगढ़। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, सुमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। सुमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। दोस्तों बिहार में एक नदी बहती है, उसका नाम है सकरी नदी। तो सकरी नदी को ही सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है। दोस्तों घाघरा या फिर उसको सरयू नदी भी कहते हैं, जो कि अयोध्या के किनारे से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और एक छपरा के पास जाकर गंगा से मिल जाती है। दोस्तों ये जो नदी है घाघरा, इसका नाम करनाली और लखनदेई भी है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1968 ईस्वी में किस नदी पर किया गया। तो इंद्रपुरी बराज किस नदी पे है, या सोन नदी पे है, और इसका निर्माण है वो 1968 में किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इंद्रपुरी बराज किस नदी पे स्थित है, तो सोन नदी पे स्थित है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, मिथिला शैली में केले का वृक्ष की आकृति किसका प्रतीक है। तो दोस्तों मिथिला शैली की जो चित्रकला शैली है उसमें मानसलता का प्रतीक होता है केले का वृक्ष, यानी कि मिथिला शैली में जो केले का वृक्ष है वह मानसलता का प्रतीक होता है। इसके बाद फिर पूछा गया है आपसे, मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है। तो मिथिला शैली में मछली की आकृति कामोत्तेजना का प्रतीक माना जाता है, और उसमें कामोत्तेजना को दिखाने के लिए मछली की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध सभा यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शहर में हुआ था। ये आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, यानी कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद 483 BC में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और उसमें शासक थे अजातशत्रु। दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है। तो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें रुद्रदामन की बहुत सारी उपलब्धियां वर्णित है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अशोक को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है। तो अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। इसके बाद दोस्तों 9th नंबर प्रश्न है, अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग किस आयु में किया था। तो ये दोस्तों आप अगर बौद्ध और जैन धर्म के वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और उनके बारे में अन्य जो भी तथ्य है उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, और हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग किया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 11th नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के समय 1211 ईस्वी में किसने बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित कर तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना प्रारंभ किया था। तो तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित बिल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित बिल कांग्रेस के 1976 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया था। ये आज़ादी की बात है। आज़ादी के बाद 1976 में लखनऊ अधिवेशन में पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित बिल को पारित किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था।
तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह अशोक महान के समय में हुई थी और यह बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध ग्रंथ है जो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, उसमें से जो तीसरा पिटक है यानी कि अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में ही किया गया था। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का नियम किस ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में बौद्ध ग्रंथ के नियम और इसके आचार विनय जो भी इसके नियम कानून हैं वे सभी विनय पिटक में वर्णित हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध धर्म का दार्शनिक व्याख्या अभिधम पिटक में है जो कि तीसरा पिटक है और अभिधम पिटक की जो संकलन है वह तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है पहली बार महाजनपद के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी सबसे पहले अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों बिहार में कालिदास किस लोक कवि को माना जाता है? तो भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं, और ये भिखारी ठाकुर की जो प्रमुख रचना है वह विदेशिया है और इनकी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। तो भिखारी ठाकुर को बिहार में कालिदास के रूप में माना जाता है। तो अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार का सूबेदार दरिया खां नुहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था? तो दोस्तों बिहार का जो सूबेदार था दरिया खां नुहानी को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी और बहलोल लोधी के पुत्र सिकंदर लोधी, इन लोगों के संरक्षण में दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। लेकिन इब्राहिम लोधी के समय में दरिया खां नुहानी ने विद्रोह कर दिया था। तो यहीं आपसे पूछा गया है कि बिहार का सूबेदार दरिया खां नुहानी ने किस लोधी शासक के समय विद्रोह किया था? तो इब्राहिम खां लोधी के समय विद्रोह किया था और इब्राहिम खां लोधी के जो पिता थे सिकंदर लोधी और उसके जो शासक थे लोधी वंश के जो पहले शासक थे, संस्थापक थे बहलोल लोधी, इन लोगों ने ही दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन इब्राहिम खां लोधी से दरिया खां नुहानी के संबंध अच्छे नहीं थे और इसीलिए दरिया खां नुहानी ने विद्रोह कर दिया था। तो अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न है किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों का स्थापना कराया था? तो दोस्तों गिरनार अभिलेख, जो अशोक का जो गिरनार अभिलेख है, इससे यह पता चलता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद से मनुष्यों और पशुओं के इलाज के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की व्यवस्था कराए थे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न और ये आज का आखिरी प्रश्न है बिहार के 2 प्रमुख नेता कौन थे जो हरिजन सेवक संघ से जुड़े हुए थे? तो बिहार के 2 प्रमुख नेता जो हरिजन सेवक संघ से जुड़े हुए थे वे थे जगजीवन राम और जगलाल चौधरी। जगजीवन राम जो कि बिहार के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो जगजीवन राम और जगलाल चौधरी ये दोनों ही बिहार के 2 नेता थे जो हरिजन सेवक संघ से जुड़े हुए थे। अब दोस्तों देखते हैं आज के हम लोग अभ्यास प्रश्न को। आज का अभ्यास प्रश्न है आपके सामने बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों ये आपका अभ्यास प्रश्न है और इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अगले वीडियो में हम लोग इसके सही जवाब को देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है? तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 7 में, जिसमें हम फिर बिहार जीके से संबंधित अन्य 20 प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।